बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में 3 खबरें आपसे डिस्कस करनी है। एक तो ये कि ज़राए की खबर है कि पंजाब की असम्बली के हवाले से परवेज़ इलाही साहब ने PTI को ये पैगाम भिजवा दिया है कि वो किसी सूरत असम्बली को तहलील नहीं करेंगे। तो क्या ये होने जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब असम्बली तहलील ना करें, बावजूद इसके कि इमरान खान ये चाहते हैं कि असम्बली तहलील हो। दूसरी बात, इमरान खान के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ था और नतीजे में जो उनको गोलियाँ लगी थी, उसके हवाले से कल से मैं देख रहा हूँ कि पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है और ये कहा जा रहा है कि देखें गोलियाँ नहीं लगी थी और कुछ इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम्स भी हुए हैं टेलीविज़न के ऊपर, कुछ एंकर्स की तरफ से, कुछ चैनल्स की तरफ से, उस पर बात करेंगे। और तीसरा, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसकी एक नए नोटिफिकेशन इशू किया है और उसमें सीनियर नायब सदर और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ साहिबा को लगा दिया गया है। इस पर भी बात करूँगा। सबसे पहले इमरान खान साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ था और पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर लिखा क्या हुआ है? रिपोर्ट ये कहती है जी कि इमरान खान को गोलियों के 3 टुकड़े लगे थे और एक धाती टुकड़ा लगा था। वाक़ये की जगह से मिलने वाले जो 10 गोलियों के खौल थे वो फोरेंसिक्स के लिए भिजवाए गए थे और कुछ गोलियों की डायरेक्शंस के हवाले से रिपोर्ट बात करिए कि इस डायरेक्शन से चली थी गोलियां। तीसरा, वो बता रहे हैं कि जी मौके से कितने खौल बरामद हुए थे, वो भी इस रिपोर्ट के अंदर है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट को बुनियाद बना के जो बात हो रही है ना जी, कल से मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों की तरफ से, वो बात ये हो रही है कि देखें जी, क्लियर होगा कि इमरान खान को तो गोलियाँ लगी नहीं थी। इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी में जो जलसा किया था और उसके अंदर जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने कहा था कि गोलियां लगी, और उससे पहले भी वो ये कहते रहे और PTI वाले कहते रहे कि इमरान खान को गोलियां लगी हैं और 4 गोलियों की बात होती थी कि वो लगी हैं, तो इमरान खान को तो गोलियां तो लगी नहीं। अब तो साबित हो गया पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के बाद कि वो गोलियों के टुकड़े थे जो इमरान खान को लगे थे, जिनमें से एक धाती टुकड़ा था। मैंने तब भी ये कहा था और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि अगर कोई ये समझता था कि बराह रास्त गोली लगी है तो क्या वो अहमकों की जन्नत में रहता था? मतलब कि क्या बात क्या कर रहे हैं आप? गोलियां नहीं लगी, गोलियों के टुकड़े लगे, ये क्या बात है? मतलब कि ये तो पढ़ी लिखी कॉमन सेंस की बात है कि जब गोलियां चली थी इमरान खान कंटेनर पे खड़े थे। अब कंटेनर पे वो खड़े थे तो तकरीबन आधा जिस्म उनका जो है वो लोहे की चादर से कवर्ड था और गोलियां चली हैं नीचे से और गोलियां लगी हैं टांगों पे। और कुछ लोगों को मैंने ये देखा है कि बाकायदा तौर पे उन्होंने इसके ऊपर भी बहस की कि गोली कैसे लग सकती है कि वो ऐसे जाए और फिर नीचे आए और फिर टांग पर। यार ये क्या बहस हो रही है? पहले दिन से क्लियर थी बात कि गोली चली है, कंटेनर की लोहे की चादर को हिट की है और उसको चीरती हुई इमरान खान की टांग पे गोली लगी है। पहले दिन से बात है। और जब गोली लोहे की चादर को चीरती हुई जाएगी तो ऐन मुमकिन है कि बराह रास्त लगने से पहले गोली खुद भी डैमेज हो सकती है, उसके टुकड़े हो सकते हैं और वो टुकड़े लग सकते हैं। तो ये क्या बहस है? मेरी तो समझ से बाहर है कि जी बराह रास्त गोली नहीं लगी साबित हो गया तो इसका मतलब है गोली नहीं लगी। यानी कि गोली चली थी ना, जो वहां से बंदूक फायर की गई थी उसमें से भाई गोली निकली थी ना। वो गोली पहले लोहे की चादर से टकराई है और उसके बाद उस लोहे की चादर को चीरती हुई निकली है और फिर वो डैमेज्ड सूरत में उसके जो टुकड़े हैं वो इमरान खान की टांगों से लगे और वो जख्मी हो गए और 4 जगह पे उनके जख्म आए। तो क्या इससे इस वाकये की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है? यानी कि यह कहना कि बराह रास्त गोली नहीं लगी, वो लोहे की चादर को चीरती हुई डैमेज्ड फॉर्म में गोलियों के टुकड़े इमरान खान की टांगों को लगे जिससे वो जख्मी हो गए थे, तो इस वाकये की इंटेंसिटी कम होती है मेरी? आप बताएं। इससे एकदम कत्ल के वाकये, गोली चली भाई, वहां पे कितने लोग थे, लॉन्ग मार्च हो रहा था। मतलब कि बजाय इसके ऊपर फोकस हो कि एक बंदा जो है, जो इस वक्त लोग कहते हैं कि जी वो मकबूल लीडर है, सियासी तौर पे मकबूल है, वो लॉन्ग मार्च कर रहा है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो लाहौर से निकला है, वो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, वो रास्ते में तकरीर कर रहा है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं जिनमें बूढ़े भी हैं, जिनमें नौजवान भी हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, जिनमें बच्चे भी हैं। और इस माहौल में कोई बंदा वहाँ पर आके दहशतगर्दी की कार्रवाई करता है और गोलियाँ चलाता है और वो गोलियाँ कंटेनर को लगती हैं और फिर कंटेनर की लोहे की चादर को चीरती हुई उस लीडर को लगती हैं, जिससे वो लीडर जख्मी होता है, दीगर लोग जख्मी होते हैं, वहाँ पे एक शख्स शहीद होता है, एक खौफ व हरास फैलता है, पूरा मुल्क परेशान हो जाता है, बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी में पाकिस्तान का इमेज खराब होता है, जमहूरियत के हवाले से यहाँ पे बहुत सारे जो खदशात लाहक हो जाते हैं।
ये फोकस होना चाहिए, इस तमाम फोकस को छोड़ के, मतलब कि ये असल बातें हैं। दिस शुड बी द हॉलमार्क ऑफ दिस इंसिडेंट कि इमरान खान पे गोली चली और इवेंचुअली गोली लगी। अब वो डैमेज्ड होके लगी, लोहे की चादर को चीरने के बाद डैमेज हो गई थी और उसके टुकड़े हो गए थे और टुकड़ों की शक्ल में गोली इमरान खान के जिस्म से टकराई और उसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। इससे कोई फर्क पड़ता है? मिसाल के तौर पे वो गोली का एंगल बंदूक का थोड़ा ऊपर होता तो बराह रास्त सीने पे भी तो लग सकती थी ना। आपने तभी कहना था कि बहुत बड़ा वाकया हो गया, खुदा न खास्ता। आपने तभी कहना था कि ये बहुत जुल्म हो गया, ये ज्यादती हो गई है। मतलब कि आप कैसे किसी ऐसे वाकये को इस तरह से अंडरमाइन कर सकते हैं? और ये, मैं तो वकील हूं, मुझे 16 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। मैंने बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में, मर्डर केसेस में, ट्रायल्स में, अपील्स में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी हैं। हर मर्डर केस में होती है और उसमें बुनियादी तौर पे जो फॉरेंसिक्स लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट होती है ना, उसका बुनियादी जो मकसद होता है वो ये होता है कि वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। वो उनको खबर नहीं होती है हर तरफ से कि किस डायरेक्शन से गोली चली, किसने चलाई, कितनी वो तरफ से गोली आई, किसने चलाई, कितनी गोलियां चली। मौके पे जो शवाहिद होते हैं वो इकट्ठे करने होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, जो इस केस में पुलिस थी, पंजाब पुलिस थी। ठीक है, वो फिर जो भी पार्सल्स बना के भेजते हैं, मिसाल के तौर पे खौल भेज रहे हैं, मिसाल के तौर पे वेपन ऑफ ऑफेंस अगर रिकवर हो गया मुलजिम के पास से, जिस हथियार से उसने गोली चलाई थी, वो भेज देते हैं फॉरेंसिक्स लेबॉर्ट्री को। खौल भेज देते हैं, जो गोलियां हैं वो उनका जो सिक्का है वो भेज देते हैं। उसके बाद फॉरेंसिक्स लेबॉर्ट्री में वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसको एग्जामिन करते हैं और वो रिपोर्ट मुरतब होती है कि देखें जी, ये जो खौल हैं ये इसी बंदूक से गोली चली थी जिस बंदूक को रिकवर किया गया बतौर वेपन ऑफ ऑफेंस, जिसे आला कत्ल बोलते हैं। तो अगर आला कत्ल जो मुलजिम के पास से बरामद हुआ है और मौके से मिलने वाले खौल एक दूसरे से मैच कर जाते हैं, क्राइम एम्प्टीज उनको बोलते हैं, क्राइम एम्प्टीज खौल, वो अगर आला कत्ल के साथ वेपन ऑफ ऑफेंस के साथ मैच कर जाते हैं तो ये एक सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस होता है, जो कि जिसकी बुनियाद पे अदालत जो है दीगर मामलात के साथ उस मुलजिम को गिल्टी डिक्लेयर कर सकती है। ये होता है फोरेंसिक लेबॉर्ट्री का काम, कि उसने फोरेंसिक साइंटिफिक जो है कुछ इंक्वायरी के बाद, एग्जामिनेशन के बाद अपने कुछ कंक्लूजन्स देने होते हैं। इसको जो रंग जिस तरह से दिया जा रहा है, कुछ जगह पे मैं देख रहा हूं कि जैसे ये कोई रिपोर्ट आई है जिसने, जैसे कोई आसमानी सहीफा है और उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो बयान हो गई हैं, और जैसे ये कोई ड्रामा था और वो ड्रामा जो है वो बेनकाब हो चुका है। इस तरह की कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक तो ये वैसे ही पॉसिबल नहीं होता सिर्फ एक फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट की बुनियाद पे किसी वाक़े के हवाले से ये कंक्लूड कर देना कि सच्चा था झूठा था, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एविडेंस के तौर पे जिनको कंसिडर किया जाता है और इवेंचुअली फिर जाके फिर वो मामला जो है किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंचता है। और दूसरी बात कि अगर ये बात भी आ गई है कि डायरेक्टली बराह रास्त गोली, मुझे तो पहले दिन से मैं ये मानता हूं कि इमरान खान को बराह रास्त गोली लगी नहीं थी। अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह ने कॉमन सेंस दिया, उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले दिन से जब पता लगा, मैंने वो वीडियो देखी कि इमरान खान कंटेनर पे खड़े हैं और उसके बाद नीचे से उसने गोली चलाई है मुलजिम ने, और वो फिर इमरान खान का मुझे पता लगा कि टांगों पर गोलियां लगी हैं और वो जख्मी हुए हैं, तो आई वॉज कन्विंस्ड फ्रॉम डे वन कि ये कंटेनर की लोहे की चादर को चीरती हुई गोली गई है और उसमें से गुजरने के बाद इमरान खान को लगी है। और ये भी मेरे जहन में पहले दिन आया था कि खुदा ना खास्ता अगर ये बराह रास्त लगी होती तो नुकसान नाकाबिले तलाफी हो सकता था। तो लेकिन लगी तो गोली है भाई। अब आपने उसमें से कुछ प्ले आउट करना है कि जी उसके टुकड़े लगे थे और बराह रास्त गोली नहीं लगी थी, तो वो आप लोगों की मर्जी है। मतलब कि सियासी बुनियादों पे अगर हमने इस तरह के वाकयात को भी, जिसमें किसी का राइट टू लाइफ चैलेंज हुआ है, इक़दाम कत्ल का वाकया हुआ है जिससे पाकिस्तान के निज़ाम को नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचा है, अगर उसको आपने डाउन प्ले करना है, अंडरमाइन करना है जस्ट बिकॉज आप सियासी तौर पे कुछ मामलात के हवाले से जो है वो मोटिवेटेड है, तो फिर वो आपकी मर्जी है।
फिर आप अकॉर्डिंगली कर लें, लेकिन मेरी नज़र में इस चीज़ की कोई हैसियत नहीं है। आगे आ जाते हैं, मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से जो ख़बर आई है कि उनको सीनियर नायब सदर पार्टी का मुकर्रर कर दिया गया और वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं। अब चीफ़ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे वो पार्टी की दोबारा जो है वो तंजीम साजी करेंगी और उसके बाद फिर टिकटों के फ़ैसले वगैरह भी होंगे और बाकी सारी चीज़ें। तो मैं देख रहा हूँ कि एक बहस हो रही है। बहस ये हो रही है कि पूरी पार्टी में सिर्फ मरीम नवाज़ ही, या फिर मिसाल के तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं, मियाँ शहबाज साहब हैं, मरीम नवाज़ साहब हैं, हमज़ा शहबाज साहब हैं, या फिर अगर कोई बचा कुचा कोई चीज़ है तो सलमान शहबाज को भी जा सकती है, दीगर फैमिली में और भी मेंबर्स हैं। तो बहस ये हो रही है कि इतने सीनियर पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में जिनका इतना एक्सपीरियंस है, उनको क्यों नहीं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, उनको क्यों नहीं चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया। ये कैसी पार्टी है जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है, जमहूरियत नहीं है, एक ही ख़ानदान के पास तमाम ओहदे विद इन द पार्टी आ जाते हैं और फिर वो ख़ानदान उस पार्टी के ऊपर हुकूमत कर रहा है और इवेंचुअली उस पार्टी के थ्रू मुल्क पर भी हुकूमत कर रहा है। ये बहस हो रही है, ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है। अच्छा, अपेरेंटली अगर तो बाकी सारे मुल्क में जमहूरियत है ना जी आपके, तो फिर तो ये आर्ग्यूमेंट दुरुस्त है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जमहूरी बुनियादों पर पार्टी चेयरमैन का इंतखाब होता है और फिर वो एक सर्टन टाइम के लिए होता है, एक मखसूस मुद्दत के लिए होता है और उसके बाद फिर इलेक्शन होता है, फिर नया चेयरमैन आ जाता है। अगर पीटीआई में भी यही है, अगर जेयूआईएफ में भी यही है, तो फिर तो ये आर्ग्यूमेंट दुरुस्त है। लेकिन पाकिस्तान में कौन सी पार्टी आप मुझे बताएं? जैसे मेरे ख्याल में एक जमात इस्लामी सबसे जमहूरी पार्टी है जिसमें इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद अमीर जमात इस्लामी एक शख्स को इलेक्ट किया जाता है, जो आजकल आप देख रहे हैं वो हैं अपना अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। तो लेकिन उससे पहले मौलाना मुनव्वर हसन थे, काजी हुसैन अहमद साहब का दौर आपको याद हो। लेकिन बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, उनमें डेमोक्रेसी तो है ही नहीं और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। इमरान खान साहब उसके बानी चेयरमैन हैं और वो जब से उन्होंने पार्टी बनाई है वही पार्टी के चेयरमैन हैं। इवेंचुअली ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से निकल जाने के बाद भी वही चेयरमैन है और आगे भी वही चेयरमैन रहेंगे और मेरा ख्याल है ताहयात इमरान खान साहब भी चेयरमैन रहेंगे। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें भी नहीं है जमहूरियत, पीपल्स पार्टी में भी नहीं है, जेयूआईएफ में भी नहीं, मौलाना फजलुर रहमान उसमें चले आ रहे हैं और इसी तरह आगे चलेगा और उसके बाद उनके बेटे चलेंगे, तो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को सिंगल आउट करना दुरुस्त आर्ग्यूमेंट नहीं है, मैं समझता हूँ। और दूसरा, मैं इसको ये समझता हूँ कि या तो आप ओवरऑल कहें कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी में, तो फिर ये आर्गुमेंट दुरुस्त है। लाइक्स डिसलाइक्स अपनी हो सकती हैं, आप कह सकते हैं कि ये लीडर अच्छा है, ये लीडर बुरा है, वो सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा है जो अभी जमहूरी तौर पर इस तरह की तब्दीली के लिए तैयार ही नहीं हुआ है। हमारे पास चंद लोग हैं जिनके हवाले से हमें लगता है कि ये कौम को लीड कर सकते हैं, इन मसाइल में से निकाल सकते हैं, और अगर मिसाल के तौर पे उन पे कदहन लगा दी जाए कि 3 साल बाद 4 साल बाद ये चले जाएंगे और नए लोग कहाँ से आएंगे। ये बहुत बड़ी एक डिबेट है कि पाकिस्तान में क्या ये मट्टी इतनी जरखेज़ है कि हर 3 साल बाद 4 साल बाद आप अहम ओहदे से किसी चेयरमैन को पार्टी को फारिग कर दें और उसके बाद नया बंदा है तो वो भी उसी तरह से चलाए। मुझे लगता है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बड़ी पुरानी मोनोपोलीज हैं, ये बड़ी पुरानी पॉलिटिकल मोनोपोलीज हैं, ये इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकती हैं। और दूसरा एक आर्ग्यूमेंट मैं ये देता हूँ इसके ऊपर कि जितने भी सीनियर लोग हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं, चाहे वो एयाज सादिक साहब हैं, शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, और भाई इन्होंने कभी कहा है कि ये मरीम नवाज़ की जगह हमें क्यों नहीं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया या चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया? कभी कहा है इन्होंने कभी कहा है कि पार्टी में जमहूरियत होनी चाहिए? इन्होंने कभी कहा है कि पार्टी में इलेक्शन के थ्रू चेयरमैन या प्रेसिडेंट या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या चीफ ऑर्गेनाइजर का इंतखाब होना चाहिए? नहीं कहा। वो तो खुद मरीम नवाज को अपनी लीडर मानते हैं ताहयात। आप उन्हें आज बुलाएं बिठाएं कैमरे के सामने, उनसे पूछें, वो कहेंगे जी ताहयात हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरीम नवाज साहब ही होंगी। चीफ जो इनकी लीडरशिप है, जो इनकी लीडरशिप क्वालिटीज है, जो पॉलिटिकल एक्यूमेन इनमें, वो तो और किसी में नहीं। और जब वो खुद नहीं कहते हैं तो आप क्यों कहते हो? मैं क्यों बोलूं फिर कि जी इनको बनाना चाहिए? क्यों बनाना चाहिए? ये तो खुश हैं, ये तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं कि हमें वजारतें मिलनी चाहिए।
सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप जो पार्टी का, उसमें हम अहम तरीन लोग होने चाहिए। और ऊपर अगर एक खानदान की हुकूमत है और फिर मियां नवाज साहब के बाद उनकी बेटी आती है, शहबाज साहब के बाद उनके बेटे आते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, उन्हें कोई मसला नहीं, तो आपको क्या मसला है? तो जिन लोगों ने वहां पे जो उनके मुकाबले में ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनको कोई मसला नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों के हक में आवाज उठाना कि इनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाओ, इनको चीफ ऑर्गेनाइजर बनाओ या इनको सदर बनाओ, मेरे ख्याल में गलत है। तो ये तो उस जगह पर होना चाहिए जहां पर कोई कैंडिडेट्स दूसरे हों। और दूसरा यह है कि आज ये जितने लोग हैं जिनके नाम सीनियर, जितनी भी लीडरशिप है, जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को दी है और कई वजारतें भी इंजॉय की होंगी, फेडरल मिनिस्ट्रीज या प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज वगैरह, आज आप उनको और मरियम नवाज को तकाबुल में रखें सामने, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो वोटर है, वर्कर है, हमारी जो कौम है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, अपनी सोच की बात कर रहा हूँ, तो वो कभी भी मरियम नवाज पर इन लोगों को फौकियत नहीं देंगे। वो कहेंगे नहीं, मरियम नवाज लीडर है, और ये लोग भी कहेंगे मरियम नवाज लीडर है। तो जब ये लोग खुद ही कहते हैं कि यही लीडर हैं और इन्हीं को और किसी इलेक्शन की जरूरत नहीं है, और उनके मुकाबले में ऑल्टरनेटिव के तौर पे कोई खड़ा होने को तैयार ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों कहूं? मैं किस चक्कर में कहूं? मेरा तो फिर कहना बनता ही नहीं है। तो ये उन जगहों पर होता है जहां पर एक बुनियादी शऊर होता है, जहां पर एक सेंस होती है कि जी यहां पे कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं होनी चाहिए, या ये मोनोपोली तो नहीं होनी चाहिए एक खानदान की, या कोई ओलिगार्की तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे ये सोच ही ना हो तो वहां पर आप ऐसी सोच को फरोग नहीं दे सकते। ये ग्रास रूट लेवल से सोसाइटी में तब्दीली आना शुरू होती है, उसके बाद फिर इस तरह की जगहों पर भी वो तब्दीली सामने आती है। बहुत शुक्रिया ये व्लॉग देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।